नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आप सभी का आज के बुंदेलखंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आखिर ये बच्चे क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? दोष किसका है? समाज का, शिक्षा का, संस्कारों का? आखिर किसे दोष दें? क्यों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? क्या 9 महीने माँ जो अपने बच्चों को कोख में रखती है, कष्ट सहती है और उसके बाद जन्म देती है, पूरी उम्र पालती पोसती है, क्या उसका प्यार झूठा है? क्या उस पिता का अंधा प्यार झूठा है? क्या उस पिता का धैर्य झूठा है? आखिर क्यों काल के गाल में समा रहे हैं ये बच्चे? आखिर क्या समस्या है जो बच्चे सुन नहीं रहे और अपनी कर रहे हैं? एक माँ जब सोचती है, कवि ने लिखा है कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध छलक आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। बहुत दुखी है आज का बुंदेलखंड इन समाचारों को सुन के, और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं। मैं आपका उनसे परिचय कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं भाई अनुराग चतुर्वेदी जी से, जो कि शैडो ग्रुप के संस्थापक हैं और पतंजलि युवा भारत के अध्यक्ष भी रहे हैं। और हमारे साथ हैं आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, जो कि समाजवादी विचारक हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सर, ये बहुत ही गहन मुद्दा है कि आखिर ऐसी क्या बात है अनुराग जी कि बच्चे जो हैं वो काल के गाल में समा रहे हैं। आखिर कमी क्या है, कहां और कौन दोषी है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने हमें स्टूडियो में आमंत्रित किया। बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपने बहुत ही अच्छी पहल की, जिससे कि युवाओं में खास तौर से एक जागरूकता आए, कि जिससे उन्हें अवसर मिले सोचने का कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं उनके साथ भी ऐसी स्थिति बन रही होगी तो उन्हें निश्चित ही इससे छुटकारा मिलने के अवसर मिलेंगे। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं इस पर छोटे छोटे कुछ पॉइंट रखना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि सबसे सर्वप्रथम तो हमारे माँ बाप का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों की जो दिनचर्या है उस पर उन्हें निगाह रखनी चाहिए जी। कि वो सुबह से लेकर रात्रि तक क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। एक दोस्त के तौर पे, जैसे पिता है तो वो एक दोस्त के तौर पे, माँ है तो अपनी बेटी को एक मित्रवत व्यवहार करके उससे पूछे, उससे उसके अंदर जो चल रहा है, जो उसकी भावनाएं हैं, वो अपने माँ बाप के सामने व्यक्त करे बच्चा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि बच्चे अपनी जो भावनाएं हैं या जो करना वो चाहते हैं, वो अपने माँ बाप से व्यक्त ना करके कहीं और करते हैं, और कहीं और करने का जो परिणाम होता है वो निश्चित ही गलत होता है। क्योंकि हमेशा ही मित्र सही नहीं होते, पहले जैसे नहीं रहे। आज मित्र भी स्वार्थी हो गए हैं कहीं ना कहीं, तो गलत दिशा में वो ले जाते हैं, उन्हें भटकाते हैं, नशे की ओर भटकाते हैं, और कहीं ना कहीं गलत राह पकड़ाते हैं। सट्टा आजकल बहुत ही गंभीर एक चुनौती बना हुआ है सट्टे की तरफ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पैसे की ओर आकर्षित होंगे। तो ये तो छोटा सा एक पहला एक कारण है जी। दूसरा एक कारण है बहुत ही बड़ा, कि आजकल युवाओं में सफलता को लेकर एक चकाचौंध बनी हुई है। हम सफल हो जाएं, सफलता का अर्थ क्या है, सफलता के पैमाने क्या हैं, उन्हें पता ही नहीं है। हम सफल हो जाएं, इट मींस दैट कि हम ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। अब वो पैसे कमाने का पैसे पे पूरा का पूरा जो फोकस, सफलता जो है उनके हिसाब से पैसा है। अब पैसा अल्टीमेटली कैसे कमाएं, उसके विभिन्न रास्ते हैं। क्योंकि
निश्चित ही गलत रास्ते से जल्दी आए। हाँ, सामान्य तरीके से तो आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा, लेकिन पैसा अगर जल्दी कमाना है तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट अगर उन्होंने किया और उसके परिणाम उन्हें भुगतने होते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत ही बड़ा कारण है कि एक जो बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं माँ बाप कि नहीं आपको यही बनना है, आपको फर्स्ट रैंक लानी है, आपको बिल्कुल 100 में 100 मार्क्स चाहिए, आपको एक टेस्ट क्वालिफाइड करना है। तो एक प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज नशा बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन में जैसे ही बच्चा आया उसने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की और उसने अपनी भावनाएं अपनी सारी की सारी नशे में तो वो नशे में क्या करेगा, फिर उसका जो डिप्रेशन का भी माइंड है, डिप्रेशन भी उसके अंदर है, फिर नशा भी हो गया उसके अंदर, तो उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी कि हम क्या करें, अपना जीवन खत्म कैसे करें, और जीवन खत्म करने के वो विभिन्न उपाय सोचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि युवाओं में खास तौर से, और युवा आज जो है आजकल के दौर में जो है सबसे बड़ा उनका कोई भी ऐसा एक सिंगल भी पर्सन ऐसा नहीं है जिससे अपनी वो अंदर की बात बता सके। इवन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके अंदर गलत भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो बताते होंगे, कहीं ना कहीं वो बात गलत जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो भी बता रहे हैं। ये भी एक आपराधिक प्रवृत्ति है क्योंकि आप अपनी आत्मा को तो कष्ट दे रहे हैं, अपने शरीर को तो पूरी क्षति पहुंचा रहे। इसके ऊपर तो शायद हमारे समझ से कुछ सजा भी है। आत्महत्या अगर बिल्कुल आत्महत्या नहीं, बिल्कुल सही बात, यदि व्यक्ति बच गया तो उस पर सजा भी है। लेकिन आत्महत्या जो करते हैं लगभग ऐसा कुछ ना कुछ वो इंतजाम करते हैं कि वो बचते नहीं है। जैसे अभी की घटनाएं आप ले लें, एक बच्चे ने अपना जो परिचित था वो ट्रेन के आगे आ गया, एक बच्चा बांध में डूब गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आए दिन ऐसी घटनाएं देखने आए दिन ऐसी घटनाएं, और अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में खास तौर से ज्यादा हो रहा है। जी बहुत ज्यादा हो रहा है। एक और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, एक बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अभी जो घटनाएं हुई हैं उनके सामने आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, संपन्नता भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं संपन्नता थी, अच्छे घरों के बच्चे थे, दोनों बातें बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उन्हें हो सकता है कि और अधिक कुछ चाहिए हो और किसी आकर्षण में वो हों। तो एक, लेकिन ये जो बेरोजगारी की भी समस्या है, जब व्यक्ति फ्री होता है तो उसका माइंड जो है वो कई चीजें सोचता है, नेगेटिविटी ज्यादा रहती है उसके माइंड में, तो वो नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आएंगी और कोई इच्छा वो करेगा। वो इच्छा जब फुलफिल नहीं होगी तब वो ऐसे कदम उठाने की ओर प्रवृत्त होगा। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक और हमारे सामने एक घटना आई है जिसमें गोली कांड को लेकर एक घटना आई है कि गोली, तो वो प्रेम प्रसंग का शायद था जी। तो उस पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी चीज़ है, जो भी बात है, युवाओं को खास तौर से मैं यही कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप से शेयर जरूर करें। यदि आपका भाई है तो बड़े भाई से शेयर करें, आपकी बहन है बड़ी तो बड़ी बहन से शेयर, परिवार वालों से शेयर जरूर करें, क्योंकि परिवार वालों से, माँ बाप से, भाई बहन से कोई नहीं सोच सकता, हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। बाहर का जो भी व्यक्ति होगा, हो सकता है हितैषी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर हितैषी नहीं होते हैं। हमारे एक सर ने एक बात कही थी, मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने कहा था कि आत्मीयता सिर्फ घर वालों से बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। तब मैं नहीं समझता था इस चीज को, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा इस चीज को तो कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने कि आत्मीयता हमेशा परिवार वालों से बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल आप कह रहे हैं। नहीं, माँ बाप से बढ़कर कौन है। आप मतलब माँ बाप आज के युग में जीते जागते भगवान का रूप है। साक्षात भगवान की सेवा करनी हो तो माँ बाप की करो, और आप पहले ही उन्हें इतना दुख दे के गए, क्यों? इसका कारण क्या है? आपकी कोई ना कोई इच्छा में कम वो रह गई, पूर्ति नहीं हो पाई। लेकिन आपकी इच्छा आप एक बार माँ बाप से शेयर तो करते कि हमारी ये इच्छा है। हो सकता है वो समझाते, वो आपसे बोलते कि हमने आपको देखो ऐसे पाला है, ऐसे गरीबी में पाला है, संघर्ष किया है, तब हो सकता है कि आपका मन बदल जाता। बिल्कुल, सारी बातें बोलते। कभी भी जो है आत्महत्या का जो
क्विक एक्शन में होता है। या तो प्लानिंग रहती है, किसी भी व्यक्ति के मन में चल रहा है, उसके अंदर प्लानिंग चल रही है कि मैं आत्महत्या करूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसी ऐसी पूरी प्लानिंग रहती है। या फिर अचानक होती है, जैसे अभी केस हुआ, अचानक हुआ, अचानक गए और क्रोध आया और उसने कर दिया। जी अनुराग भाई, मैं 1 मिनट रुकूंगा आपको। बहुत आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और जो पॉइंट्स अनुराग जी ने बताए हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को भी, पूरे समाज को भी इनका ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी भी हैं। भाई साहब, आपके क्या विचार हैं? क्यों कर रहे हैं बच्चे आत्महत्या? कैसे निजात मिलेगी इससे? मैं आपके माध्यम से आपके सभी जो चैनल पर दर्शक हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सार्थक चर्चा आपने रखी। असल में जो बात है इसके पीछे जी, इसके 2-3 कारण है, मुख्य कारण है, और ना केवल भारत में बल्कि ये आंकड़े विश्व के स्तर पर भी समान रूप से उस पर फिट बैठते हैं या उस पर आंकड़े आते हैं। उसमें सबसे बड़ी कारण है कि एक तो बाह्य दबाव, किसी भी व्यक्ति या किसी बच्चे पर बाहरी दबाव, एक होता है उसका आंतरिक दबाव उसके हृदय पर, या जिसको हम मन मस्तिष्क बोलते हैं। तो 2 प्रमुख कारण हैं आत्महत्या के। उसमें सबसे बड़ा कारण जैसा मैंने बताया, एक बाह्य दबाव है, एक उसका आंतरिक दबाव। बाह्य दबाव में सामाजिक कारण आते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज हैं, जैसे कई प्रकार की जो कार्य प्रणालियां हैं, शिक्षा की लेकर के आपको ये रोजगार को लेकर, जैसे आपने बताया जी जी जी, अट्रैक्शन को लेके। हाँ, जैसे वो बात है कि युवा वर्ग में युवा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, हो गया वो भी है उसमें। तो ये कुछ बाहरी दबाव है। और हाँ, एक और होता है बाहरी दबाव कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश का इतना दबाव आपके ऊपर है कि उस परिवेश को आप हजम नहीं कर पा रहे या सहन नहीं कर पा रहे, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक संबंधों को लेकर के हो। दूसरी बात जो मैंने कही, आंतरिक दबाव। आंतरिक दबाव में, जो कि हमारे गुरु जी ने कहा, आचार्य जी ने, आंतरिक दबाव में आते हैं कि हम कितने जीवन में क्या करेंगे। एक लक्ष्य आदमी बनाता है कोई करने का, खासतौर पर छात्रों की बात करूं, यदि आप छात्र युवाओं की बात कर रहे हैं तो उनका आत्मिक दबाव होता है। जो आंतरिक दबाव होते हैं उसमें अपने जीवन के प्रति भय कि हम आखिर क्या करेंगे और क्या हो जाएंगे। उसके बाद आंतरिक दबाव में आते हैं उनके कि उनका एक अपना एक अपेक्षा समाज से, वो भी एक आंतरिक दबाव में आता है। अपने परिवार से अपेक्षा, अपने मित्रों से अपेक्षाएं, ये उनके आंतरिक दबाव आते हैं, जिस कारण आत्महत्याएं युवा वर्ग में ज्यादा होती है। और जो प्रतिशत देखा गया है भारत में, जो प्रतिशत देखा गया है 32% करीब 18 से जो 35 वर्ष के युवा है, 35 वर्ष तक युवा माना है बिल्कुल आंकड़ों में, 40 तक माना है, तो उसमें करीब 32% आत्महत्याएं करते हैं और उनमें यही कारण आते हैं। उसके बाद 35%, करीब 37% आत्महत्याएं होती हैं जो 35 से और उसके ऊपर होती हैं। तो ये 35 से 45 या 50 के आसपास होती है, फिर उसके ऊपर होती है। तो हमारी जो विशेष चर्चा है वो 40 के बीच में, वो हमारी इस युवा वर्ग के बीच में है। अब जो आपने कहा कि एक माँ, आपने अभी जब संबोधन किया था, उद्बोधन किया था कि एक माँ की जब वो पालती है तो वो सोचती है कि हमारा बेटा हो। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने भारत के एक संदर्भ किया है, मैं युवाओं से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और वो मेरा कोई आपके लिए उपदेश नहीं है, नहीं। मेरा कोई आपको ज्ञान देना भी नहीं है, जी। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो महान व्यक्ति हमारे बीच में बहुत है ऐसे देश में जो इस पर चर्चाएं करते हैं, उन्हीं को तो पढ़ना बंद कर दिया। हाँ, हमने क्या किया, समस्या ये है कि उन्हीं को पढ़ना बंद कर दिया गया। वो क्या रहा है कि हम बहुत फुहड़ जो सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया में अच्छी बातें भी आ रही है, अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है, समाज में अच्छी बातें भी हैं, और खासतौर पर जो आप अभी हम बुराई करते हैं इसकी मोबाइल की, इस पर बहुत खराबी आ रही है। लेकिन हुआ क्या है कि फुहड़ता की तरफ युवाओं का ध्यान ज्यादा गया है, गंभीरता की तरफ ध्यान कम गया है। और उनकी समस्याओं का हल ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे नहीं है जी, हमारे जैसे लोग तो हैं ही, आपने बुलाया तो हम बोल रहे हैं जी, लेकिन उनका हल उनका सोशल मीडिया पर है। लेकिन यदि वो उस पर जाएं जी, तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अपेक्षाएं, एक माँ की अपेक्षा रहती है, एक पिता की अपेक्षा रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि युवा को ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं हो रहा हूं, और वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है बाद में। उसको, उसके अंदर जो आत्मकेंद्रित होता है, वो जब इस बात को आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि जैसी पैदा होती है, तो उसको लगता है कि मैं उन खरी बातों पर नहीं उतर रहा हूं।
तो मैं उसके बाद जो मैं थोड़ा सा उसमें विस्मित हो गया था। मैं आना चाहता हूं कि जो जिस व्यक्ति ने, महान व्यक्ति हमारे बीच में साधु है, उन्होंने कहा है कि वास्तव में यदि हम गहन चिंतन करें, युवा इस बात पर चिंतन करें कि क्या जो हमने लक्ष्य बनाया है, जैसे हमने लक्ष्य बनाया कि हमें यहां से बांध तक जाना है, तो क्या यही सारा जीवन इसी में केंद्रित है? क्या इसके अलावा भी जीवन है? जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने किसी मुट्ठी में बांध लिया। जीवन बहुत विशाल है, बृहद है, और जो हमारा हृदय है या मन है या जो उसको अपेक्षाएं उसकी, वो भी बृहद है। तो हमें जो सोच रखना युवाओं को, उन्होंने कहा है कि वो भी हमारा बृहद होना चाहिए, किसी खास टारगेट पढ़ने की। जैसे आज होता है कि हमारे जो चर्चा ही काम होती है, मुझसे भी पूछते हैं लोग, और से क्या मेरा बेटा ये है, अब क्या बताएं क्या करेगा, क्या इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। एक हमने भेदन कर दिया, एक केंद्रीकृत कर दिया कि यदि डॉक्टर नहीं बना तो उसने जीवन में कुछ नहीं किया। हाँ, ये जो मानसिकता है माता पिता की जो बन रही है धीरे धीरे, ये भी बहुत गलत है। आप टैलेंट देखिए बच्चे का, टैलेंट देखें, उस हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ाइए। अच्छा, उनको उनके ऊपर छोड़िए। हाँ, मैं अपनी घटना बताता हूँ, मैं युवाओं को इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं अपनी खुद जीवन की घटना, कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब इंटर साइंस साइड में गया तो मेरा सारा ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मेरा फिजिक्स में मेरा नहीं लगता था मन, तो मैं बायो में गया, और बायो में भी मुझे कुछ थोड़ा सा बायो में नहीं, केमिस्ट्री में मुझे कठिनाई हुई। तो मैंने देखा कि मैंने बताया पिताजी को कि मैं शायद लगता है कि मैं इसमें नहीं हूँ, मेरा जो रुचि है, मेरा रुझान है वो साहित्य में है। और उसके बाद मैंने अपना विषय बदला, चेंज कर, और साहित्य की तरफ गया, और फिर मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा, और फिर आगे बढ़ता गया। अभी बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, हमारे कवि है, क्या है उनका नाम, थोड़ा सा स्मृत कराइए, जो विश्वास कुमार विश्वास जी, वो अपनी कहानी बताते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि उनके सारे परिवार के लोग अंग्रेजी माध्यम में थे, और वो जब 8 में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा, पिताजी से कह दिया कि पिताजी मैं अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, और उन्हें स्पष्ट मना कर दिया डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र जी, और उसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने 9वीं कक्षा से हिंदी माध्यम में पढ़ा, और आज सब हमारे युवा देख रहे हैं कि कुमार विश्वास किस जगह पर है। हिंदी में ही उन्होंने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, और आज तो वो साहित्य, कथाएं और विभिन्न प्रकार के बहुत बड़ा नाम है आज के समय में। तो जो हमारे विद्वान थे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जीवन हमें मिला है, हमें युवाओं को खासतौर पर समझना चाहिए, इस बात को गहराई से लें। मेरी बात को, मैं कोई सामान्य बात नहीं कह रहा हूँ, जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस बात को लें गहराई से कि ये जीवन आपने कहीं से छीना नहीं है, आपको एक अमानत है, आपको मिला है। बिल्कुल, सौभाग्य है कि आपको मानव जीवन मिला है। उसको जो आपको मिला है मानव जीवन, वो किसकी कृपा से मिला, कैसे मिला, प्रकृति की कहां से कृपा हुई, इस अनंत का कहां से आपके ऊपर बरसात हुई, उस आशीर्वाद की कि आपको मानव जीवन मिल गया। आप युवा आए, आज आप युवा हो गए, और हम युवा में मैं बहुत छोटे से उदाहरण से कहना चाहूंगा कि आत्महत्या तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप बहुत बड़े निर्णय पर पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है कि सड़कों पर वाहन ऐसे चलाते हैं नौजवान, छोटे छोटे 16 साल से 18 साल के बच्चे, जैसे लगता है कि उनके माँ बाप घर पे है ही नहीं, कोई है ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि हमारे घर पे हमारे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने आपको गाड़ी दे दी, और बिना किसी निर्भीकता के चलाते हैं। ऐसे लगता है कि यदि आगे जाएंगे तो पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि जब सामान्य घटनाओं में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो हम असमान घटनाओं में कैसे हम अपने आप को पकड़ पाएंगे, अपने आप को अनुशासन में ढाल पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मेरे मन में एक बात आ रही है जी कि क्या माता पिता को ये सब देख रहे हैं जी, हम भी देख रहे हैं, हम भी माता पिता हैं, किसी के आप भी माता पिता हैं, और ये सब होते हुए देख रहे हैं जी, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा नहीं बढ़ जाती? जी, है ना? हम देखेंगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको हमने कैसे पाला है, कैसे पोसा है, क्या संस्कार हमने दिए, जी, उसको और करीब से समझाएंगे जी, कि बेटा अगर कोई बात हो ऐसी तो हमें बताना जरूर। जी, कम से कम इतना तो अपने बच्चों से आप लोग बोल ही सकते कि दूर क्यों हो रहे हैं बच्चे, माता पिता से क्यों दूर हो रहे हैं। जी डॉक्टर, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि आखिर माता पिता से क्यों दूर हो रहे हैं। हाँ, और क्या उनकी कोई उसमें उनका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है बिल्कुल कि आप अपने बच्चों को देखें। हाँ, मैंने अभी भी थोड़ा सा कहा, मैं अब इसके बारे में थोड़ा और कहना चाहूंगा। जब आपने माता पिता का कहा, तो माता पिता के बारे में एक वैज्ञानिक हुआ है दुर्खीम जी, जिसने समाजवाद से अपनी समाजवादी विचारधारा को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में उसने अध्ययन किया और उसके परिणाम निकाले उसने। तो दुर्खीम ने देखा
कि समाज का गिरता हुआ स्तर, उसमें माता पिता शामिल है, जी जी बिल्कुल, उनका गिरता हुआ स्तर भी बच्चों की, युवाओं की मौत का कारण है ही। जो आपने कहा बिल्कुल सच कहा। तो बिल्कुल। दुर्खिम ने पाया कि परिवार की उदासीनता या परिवार की अनदेखी ये बहुत बड़ा कारण हो बहुत सकता बड़ा है। कारण है। बिल्कुल सही बात। और दोनों तरह से है, बिल्कुल। या तो परिवार उन पर ज्यादा अंकुश लगा देता है, अरे आप उधर नहीं जाएंगे, हाँ। उधर नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा अंकुश लगाता था धर्मेंद्र जी कि वो इतना अंकुश करते थे कि वो बेचारा उससे भी उद्विग्न हो जाता है। बिल्कुल सही या बात। फिर हम इतना उच्छृंखल छोड़ देते हैं हाँ, कि उस पर कोई पाबंदी ही नहीं है। पाबंदी नहीं है। तो ये भी दो बड़े कारण हैं परिवार के। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहा। मेरे पिताजी जब मैं बच्चा था तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस उम्र के मैं बैठ करके उन अभिभावकों से यह कहना चाहता हूँ, यहाँ छात्रों से तो मैं कह संदेश उन्हीं को देना है, उनको भी देना है जी। मैं अभिभावकों को संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो समय आया है 2025, जहां बहुत चीजें ऐसी बदली हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया है, जहां पर एआई आया है, पता नहीं और क्या क्या चीजें आई हैं, और क्या आएगा आगे, अभी और आने वाले समय में क्या आएगा, कितनी उड़ानें हम और भरेंगे, विज्ञान बढ़ेगा जी। उस हालत में भी आज ये कहना संभव नहीं है कि अभी माता पिता की जो उपस्थिति है वो नगण्य है। माता पिता की उपस्थिति ऐसे में और भी, वही मैं कह रहा था कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और भी जो आपने कहा था और भी बढ़ जाती है कि वो देखें। तो दोनों तरह से मैं वो कहना चाहता संदेश कि मेरे पिताजी के समय था, उस समय इतना कुछ था नहीं, उनको इतना प्रतिबंध करने की जरूरत नहीं थी या इतना अंकुश लगाने की भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी हम पर इतना अंकुश था कि हम अपने मार्ग से कम विचलित होते थे। इतना अंकुश था कि हम जिस मार्ग पे उन्होंने तय किया है कि भाई हमको ये पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, प्रतिबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उससे कहीं ना कहीं अनुशासन में बद्ध थे और ये विचार हमारे अंदर आते नहीं थे। तो जो आपने कहा कि वो आपकी बिल्कुल बात सही है, ये विचार तो आते ही नहीं थे साहब, कैसे आ सकते थे? जी। आज समय बड़ा बदल गया है जी। आज बच्चे ये वो लेने लगे हैं। धर्मेंद्र जी आपसे भी बात करेंगे इस संबंध में। आप बताएं कि आखिर क्या कारण है बच्चों का, जैसे आपने बताया कुछ कारण, आपकी नजर में क्यों कर रहे हैं बच्चे ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो अभी लगातार जनपद ललितपुर में और जहां तक देखा जाए तो पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं, अगर आप इसके स्रोत देखेंगे तो हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग इसका जो रेशियो है 16 से लेकर 24 साल का लगभग 35% है। बिल्कुल, यानी कि तो चिंता का विषय है। यह एक कह सकते हैं आप कोरोना की तरह महामारी बनती जा रही है, और अगर हम और आपने सही समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप पक्का मान के चलिए कि आगे चल के ना तो हमें भगत सिंह मिलने वाले हैं, ना महाराणा प्रताप मिलने वाले हैं, और ना पृथ्वीराज चौहान मिलने वाले हैं। क्योंकि आज का युवा ना तो किसी महान व्यक्ति को पढ़ना चाहता है, जिस इंस्टाग्राम को, जिस फेसबुक को वो चला रहा है, यहां तक कि वो उनके जो संस्थापक है उनके बारे में ही पढ़ना नहीं चाह रहा है। जिस कंप्यूटर को सीखकर वो एआई की टेक्नोलॉजी सीख रहा है, जिससे वो ब्लर कर रहा है, जिससे वो फोटो को एडिट करके गलत फोटो डाल रहा है, उनके बारे में ही पढ़ना नहीं चाह रहा है। तो कैसे आज का युवा, तो सबसे पहले हमें ध्यान ये देना होगा कि आज का युवा पढ़ क्या रहा है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा बहुत बड़ी चीज, बिल्कुल सही, क्योंकि सही शिक्षा, और खासतौर से गार्जियंस बच्चे को मोबाइल दिला देते हैं। अगर आप देखेंगे तो धनाढ्य व्यक्ति है तो उसके घर में बच्चों के पास आईफोन होगा, अगर गरीब व्यक्ति है तो उसके पास आप कहेंगे एंड्रॉयड मोबाइल होगा, लेकिन मोबाइल हर हालत में होगा। लेकिन मोबाइल दिलाने से पहले उनके माँ बाप ये नहीं सिखाते कि इस मोबाइल का आपको पॉजिटिव क्या यूज करना है। अगर आप बच्चे को सिखाएं कि बेटा आपको सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, आपको भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, जब आप इन व्यक्तियों के नाम लेंगे, इनकी स्टोरी बच्चों को सुनाएंगे तो आपके शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे। लेकिन पिताजी और माताजी नहीं चाहते हैं, समस्या ये नहीं चाहते रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें। माता पिता खुद भी नहीं चाहते इस बात। माँ बाप बात कर रहे हैं करीना कपूर के बारे में, माँ बाप बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन के बारे में। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि समझना दोनों को पड़ेगा। अभी 2 महीने पुरानी घटना है कि एक बिटिया गई डैम पे, कूदी, खत्म हो गई। अभी 5-7 दिन पुरानी घटना है, एक बच्चा गया डैम में, खत्म हो गया। और कल की बात है 2 बच्चे खत्म। धर्मेंद्र जी, सेल्फी से कई बच्चे खत्म हो रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, खासतौर से युवाओं से कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में हम लोग फेसबुक के अलावा आप कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे भी लाइव आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि बच्चे जो आजकल के 15 साल से 24 साल के फेसबुक की जगह वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। हाँ, डर है, उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब, जी जी, कि हमें उन तक पहुंचना है।
अगर हम उनको डायरेक्ट नहीं पहुंच रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचना है, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचना है। और भाइयों बहनों, आपसे भी कह रहे हैं इस बात को कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप भी अपने लाइव, जो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भी डालें कि भाई, क्योंकि आपका एक लाइव और आपकी एक सही बात शायद एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। क्योंकि देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं समाज की, हम लोग चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार की, हम लोग चर्चा करते हैं सड़क की, लेकिन आप बताइए अगर सपोज दैट इतने सारे बच्चे लगातार हर 5-7 दिन में मरते रहे तो इस सड़कें, ये प्रोग्रेस, ये विकास किसके लिए हो रहा है? पीढ़ी के लिए तो हो रहा है। किसी के बीच का बच्चा हो सकता है। तो हम और आप कम से कम अपने बच्चों को बैठे 10 मिनट 15 मिनट समझे कि वो क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे चतुर्वेदी जी ने बताया कि बच्चे को आपने अलग रूम दे दिया, बिल्कुल दीजिए। आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन उस रूम में क्या आप 10 मिनट रोज जाते हैं? आप उन कोनों को चेक करते हैं उस रूम में कि क्या कर रहा है बच्चा उस कोने में? तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। वही मेरा कहने का मतलब धर्मेंद्र जी की माता पिता की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात कि आप बच्चे को संस्कार क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका बेटा भी उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करेगा। अब आप सोचिएगा कि आप माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर उससे भी आशा मत रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए सर, एक और बीच में बात आपकी काटना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक, जैसे कहते हैं ना कि अभिभावक, मान लीजिए किसी टीचर ने बच्चे को मारा, पीटा, ये एक बड़ी चीज उसे समझाने के लिए पता चलता है कि उस बच्चे कि मारने पीटने पर उस टीचर की नौकरी खाने की धमकी। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम और आप बाजार में किसी बच्चे को टोक दे के, क्या बेटा ऐसा क्यों खड़े, ऐसी गाड़ी क्यों तेज चला रहे, तो बच्चा सीधा पिताजी को लेके आ जाएगा आपके पास, और वो पिताजी हम पे चढ़ बैठेंगे, वो कहेंगे हमारे बच्चे को, तो आप होते कौन है जी? तो ये सबसे बड़ी कमी, ये शय देना है संस्कार की, ये शय देना है। क्योंकि हम और आप इस तरक्की की अंधी दौड़ में इतना तेज दौड़ रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के अच्छे के लिए क्या है। भाई हमारा एक्सपीरियंस उस समय वो भूल जाते हैं। हम आपको बताएं, बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी टीचर की भी है कि वो केवल उसको सब्जेक्ट ना पढ़ाए, वो इसको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी समझाए कि भाई आप आगे बढ़ो ना बढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इस दुनिया में रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और अभी आप देखिए कोटा में कितनी सारी घटना घट रही है। अभी जैसे जो कल घटना हुई है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर ये जो प्रेम प्रसंग था, तो आखिरकार 2025 में जाति पाति का भेदभाव, इतने बड़े बड़े लोग अपने द्वारा उसको बहुत महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन अंत में जाति पाति बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं हमारे समाजवादी विचारधारा के भाई साहब बैठे हैं, आप बताइए कि जाति पाति मिटाने की बात भी करते हैं, और जब बच्चा या बच्ची कहती है कि नहीं हमें फला फला व्यक्ति, तो आप अपने पूरे इज्जत पे ले लेते हैं उस बात को, आप मरने मारने पे उतारी हो जाते हैं। तो जब समाज में ये संदेश गलत जाएगा तो दूसरा बच्चा देखेगा, डरेगा। तो हमें आपको बच्चे को जब शुरू से समझाना, आपको अगर मान लीजिए अपने बच्चे की परवाह है, चिंता है, तो आपको बच्चों को शुरू से समझाना है। जब वो 12-13 साल का होता है तो उसको सही और गलत की पहचान बतानी है। अब विश्वास मानिए 18 साल होते होते पूरे सामाजिक ताने बाने को वो समझ चुका होगा। बिल्कुल सही बात है जी सर। इसमें जी अनुराग जी बताइए। मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके बहुत सारे एंगल हैं, कई एंगल से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आज भी अपने जाति में भी विवाह होता है, तो आप जाति में भी विवाह करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हमारी बच्ची को मतलब फ्यूचर इन फ्यूचर सेफ रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, मतलब सब कुछ देख के आप अपने स्तर से माता पिता पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का। और जब वो इसमें जाति पाति का फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जब वो बच्चे जो हैं, बच्चे युवा बच्चे मतलब युवा का अपोजिट करो तो उसका अपोजिट होता है वायु। जी, वायु का वेग।
बहुत बढ़िया बात कही आपने। युवाओं में इतनी एनर्जी होती है, जी, वो जी, अपनी जी। एनर्जी को जहां पे लगा दें हाँ, तो विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो वो अगर गलत दिशा में लगा दें तो विस्फोट हो रहा है ना, बिल्कुल सही। वही है। तो उन्होंने क्या है कि किशोरावस्था में अपने अंदर विकसित कर लिया कि हमें ये करना है, हमें इससे प्रेम करना है, इस ऐसी चीजें करनी है, लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो इसका परिणाम जो है वो दुखद होगा, बिल्कुल दुखद होगा। तो इसके लिए चाहिए युवाओं को कि अपना फ्यूचर भी सेव करें। खास तौर से हमारी जो दोनों हैं, बच्चे भी हैं बालिकाएं भी हैं, दोनों को चाहिए कि अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ग्रस्त जीवन में ही जाना है ना। कल मेरी बात हो रही थी इसी चर्चा को लेकर, इसी विषय को लेकर, तो हमने थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बोला कि हमने कहा कि जो मतलब ये ऐसे केस है ना प्रेम प्रसंग वाले, तो उनके लिए क्या है, जब तक पिता का पैसा है, जब तक पिता के पास आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो वो कुछ उनके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होना है वो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको जो ग्रस्त जीवन का अनुभव है ही नहीं है। तो हमने ये कहा, बात बात में थोड़ा सा निकल गया कि इनके लिए ग्रस्त जीवन में कर दो, 2-3 साल बाद देखो, फिर पूछो कि अब प्रेम कहाँ है। प्रेम अब ग्रस्त जीवन में परिणत हो गया, नहीं हो गया। बिल्कुल। जब ग्रस्त जीवन आता है तो प्रेम तो होता है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। एक्चुअली क्या है, प्रेम को जानना बड़ा कठिन है। इसको बड़ा आसान समझ लिया, अट्रैक्शन समझ लिया, दैट इज द प्रेम। ये प्रेम है कि आप हमें नहीं मिल पाए तो हम मर जाएं या आपको मार दें, ये प्रेम है। प्रेम का अर्थ तो है कि आपके लिए, आपकी खुशी के लिए हम मर जाएं, त्याग कर दें। बिल्कुल सही बात है ना, सर्वस्व त्याग कर दें, और मर भी नहीं जाए, कि मरना तो आसान है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, मैं समझता हूँ प्रेम की कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, आप अगर अपने प्रेम के लिए जी रहे हैं और दुख सहन कर रहे हैं, दर्द सहन कर रहे हैं, वो है प्रेम। ये प्रेम नहीं है। माँ का देखो ना, माँ का प्रेम देखो बेटे के प्रति, बच्चे के प्रति। भाई आप देखिए, ये प्रेम है। आप देखिए डॉक्टर साहब के एक मतलब उस माँ का क्या हाल, अभी अपन लोग स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी। आप चलिए, नहीं, हृदय बड़ा दुखी है, मैं आपको बता दूं। बता रहे, अभी मेरा भी एक बेटा है, अनुराग जी, आपके भी बच्चे हैं। जी जी। आप इमेजिन करिए केवल कि हम भी जब ग्रस्त में नहीं थे तब की बात है कि उतना अनुभव नहीं था, लेकिन जब बच्चे को रात भर पिता जागता है, माँ तो करती है, माँ का तो कोई निशब्द है, तो उसके बारे में तो हम कहीं नहीं, ऋण नहीं चुकाया, लेकिन पिता के भी बोल रहे। तो हम सोचते थे कि अरे पिता ज्यादा उतना क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करता है। लेकिन जब हम जागे रात भर, ऐसे अपने भाइयों से सुना, हमारे डॉक्टर साहब खुद सामने ही बेटे को लेके आ रहे हैं, हमारे पास भी आए, कोचिंग में ले जा रहे हैं, तो मतलब देखो कि वो कितना क्या कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। हमारा बेटा रात भर सोने ही नहीं देता था। तो एक पिता रात भर जागता है और एक बार अंत में वो बेटा पूरी रातों को जगा कर चला जाता है। बिल्कुल सही बात है अनुराग जी, इतना मतलब बहुत दुखद है, बहुत मतलब दुखद है। हम तो बोल भी नहीं पा रहे, इतना इमोशनल अंदर से हो रहा है। आज का बुंदेलखंड चैनल बहुत दुखी है इस बात पे, और हृदय विदारक घटनाएं जो हो रही हैं। एक और डॉक्टर साहब थोड़ी सी अंत में और एक संदेश हम जरूर जी बिल्कुल संदेश दीजिए। एक तो माता पिताओं को एक संदेश है, खासतौर से माताओं को, तो अपनी बच्चों के वो रात में तो साथ सोएं, रात में वो अपने उनके ही कमरे में सोएं, और दिन में जो स्टडी रूम है उनके बीच में जाएं, बच्चों के स्टडी रूम में उनसे पूछें, कुछ ना कुछ देने के लिए जाए, पानी देने जाए, खाना देने जाए, जिससे पता पड़ता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। मोबाइल भी चला रहे तो कोई अनुराग भाई, समस्या ये है कि आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये सारी बात करने से के लिए तो बहुत देर हो चुकी होती है। सही बात। जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, जो होना है वो कोई टाल नहीं पाया है, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं खास तौर से अभिभावक लोग के लिए, वही, क्योंकि अभी अभिभावक ही देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वो कितने दुखी होंगे, और सबसे बड़ी बात है, हम आपको बताएं प्रदान करे कि हम इस दुख को सहन अपनी तरफ से एक एडवाइस ये देना चाहते हैं, जो कि मोस्टली करना चाहिए बचपन से, यानी कि जब आपका बेटा या बेटी 10 साल के होते, 11 साल के होते हैं, तो आपको अपने एक कह सकते हैं एक ऐसी चीज मजबूत रखनी चाहिए कि उन्हें पीटने के लिए आपको कभी नहीं सोचना चाहिए।
अगर आपने अपने बच्चे को जिस दिन शुरुआत से पीटना स्टार्ट कर दिया, कहते नहीं है कि कोई चीज मार्केट से खरीदो ठोक बजा के खरीदो तो वो कभी फूटती नहीं है। आप मटका भी खरीदने जाते हैं तो आप उसको ठोक लेते हैं, तो आप बच्चे को शुरुआत से ठोकते पीटते रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका बच्चा एक अच्छा समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जिस तरह से कुमार होता है, माँ बाप की केवल एक नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए, उस माँ बाप की ये भी है कि उस बच्चे की वजह से समाज में भी सुधार आए। क्या बात है, क्योंकि अगर बच्चा सही नहीं होगा तो वो अच्छी बात। समाज में जाने कितना बड़ा आतंकवादी साबित हो सकता है। समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बिल्कुल। बहुत बड़ा खतरा। मैं थोड़ा सा इसमें अपना दृष्टिकोण अलग रखता हूँ। जी जी बताइए। मैं ये समझता हूँ कि आज की परिस्थितियों में और आज के युग में मारपीट की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि समझने की आवश्यकता है। आज हमें अपने बच्चे को समझने की आवश्यकता है। जी। दूसरी बात यह है कि अब जैसे ये भी एक है, समझने की आवश्यकता है, और उसको उस दिशा में, जिस दिशा में आप चाहते हैं कि ये इस तरफ जाए, या आप अध्यात्म की तरफ जाए, या समाज से जुड़ के रहे, परिवार से जुड़ के रहे, तो ये उत्तरदायित्व माता पिता का भी है कि उसी लाइन पर वो भी चले, उसी पद चिन्हों पर उन्हें चलना होगा। बिल्कुल सही बात। अमूमन बच्चे, हमने देखा है कि जो घर का परिवेश होता है, आप देखेंगे कई बच्चे बिना किसी के, छोटे छोटे बच्चे गलियों में, मोहल्लों में, अपने आस पड़ोस का जो वातावरण देखते हैं, गाली गलौज सुनते हैं, जो मध्यम स्तर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा हाई लेवल, सही बात है। जो निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग है, इनके बच्चे अमूमन आम सड़कों पर, आम जगह खेलते हैं और बात करते हैं। जैसे जहां भी पार्क है वहां जाते हैं, ललितपुर में जहां जहां स्थान, जैसे हम ललितपुर में बैठे तो हम अपने यहाँ की बात करेंगे, लेकिन यदि पूरे देश को देखेंगे तो उन जगह जाते हैं जहां सभी तरह के बच्चे इकट्ठे होते हैं, उनके बीच खेलते हैं। तो उनके परिवेश को देखना भी हमारा, निगरानी रखना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। केवल यदि हम पीटने की बात करें या मारने की बात करें तो शायद आपका बच्चा विद्रोह कर जाए, ये भी संभावना है। हाँ। तो यहाँ पर इसकी बजाय जो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया और जो मैंने प्रयोग भी किया, मैंने अपने बच्चों पर, परिवार में भी किया और समाज के बच्चों पर भी किया। यदि आप उनसे मित्रतावत संबंध बनाते हैं, हमारे जैसे, मैं किराए से रहता हूँ मकान में जी, अब मुझे कोई आपत्ति भी नहीं कहने की मैं किराए से रहता हूँ, तो हमारे मकान मालिक ने मेरे ऊपर एक दिन मुझसे चर्चा हुई उनसे, बोले मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे से कैसा व्यवहार रखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ये आपका बच्चा है या आपके परिवार के बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके मित्र हैं जी। तो हमने कहा कि जितना हम उनसे मित्रवत व्यवहार करके उनको, हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और उनसे बार बार आग्रह करिए आप, यदि कोई बेटा है, कोई आपको दिक्कत है, हम आपकी जी जरूर अपने विचार रखिए। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही ना कि जैसे मित्र बनने की उम्र तो हो उस बच्चे की, हम आपकी बात से गलत नहीं है, क्या होता है कि हम बच्चे के मित्र बहुत पहले बन रहे हैं। क्या होता है, बच्चा 10 साल का है, उसको छूट दे दी कि हाँ हमारा मोबाइल चला लो, फोन पे कर दो, आप हमारी बात को अन्यथा नहीं लीजिए। हमारा मतलब है जब एक बच्चा कोमल स्वभाव का होता है तो आप उसको सुधार सकते हैं, आप उस समय से मित्र मत बनाइए, उस समय आप उसके पिता बनिए। हमारा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इस मामले में, इसलिए देखिए शास्त्रों में भी जी आप, हमारा मतलब बच्चे को मारने पीटने से नहीं है, हमारा मतलब है बच्चे को ठोकने पीटने का मतलब है, आपका मतलब है कुम्हार की तरह ऊपर से हाथ देना जरूरी है। ये हमारा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि हाँ एक जब बच्चा खड़ा बनाना है तो उसको एक आकार देना पड़ेगा, जो बचपन है ना वो अनुशासन में हो। हमारा केवल इतना मतलब है कि आपको एक सही समय पर उसका दोस्त बनना है, जब उसके हार्मोन्स डेवलप होने लगे, जब वो दुनियादारी समझने लगे। कई बार क्या होता है आचार्य जी कि हम लोग बच्चे को समय से पहले दोस्त बना लेते हैं, तो बच्चे को अपन लोग कहते हैं और भाई स्कूल में अपन और कोई गर्लफ्रेंड बनी, बच्चों से कहने लगते हैं, तो अब बच्चा सोचता है पिताजी कह रहे हैं, उसके कहना है कि क्यों बेटा आपने वहां, आपको जो बहन मिलती है आप उससे अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उस समय उसकी जो नजर है, हमें बताने की जरूरत है कि सारी लड़कियां क्लास में आपकी बहन के समान है, आपकी टीचर आपकी माँ के समान है। और बोला नहीं पापा हम नहीं बोलेंगे, मैं तो उस समय उसको अगर हम ठोकेंगे और पीटेंगे तो उसको उस समय समझ में आएगा कि हमारे पापा ने किस एज में हमें कौन सी बात समझाएगी। तो हमारा मतलब, आपकी बात बिल्कुल सही है धर्मेंद्र जी, 16 साल 18 साल के बच्चे को तो आप मित्र बना सकते हैं, हाँ,
जी बिल्कुल बना सकते हैं। आपका कहना सिर्फ इतना ही है कि ठोकने से मतलब धर्मेंद्र जी का ये नहीं है बिल्कुल कि जी, उसको आप डंडों से मार रहे हैं, ये जी, मत जी। समझिएगा। एक्चुअली जिस तरीके से कुमार को जब घड़ा बनाना होता है तो वो अंदर से एक हाथ लगाता है, ऊपर से एक बिल्कुल हाथ। रोकना और ठीक टोकना है, हमारा मतलब तभी है एक घड़ा बनता कि है हम या दिया उसको बनता है। रोकेंगे टोकेंगे। सपोज दैट हमारा बेटा टीवी देख रहा, हम घर में पहुंचते हैं, हमने बोला कि बेटा टीवी कब से देख रहे, तो वही- पापा अभी हाल बैठी। वही point नेचुरल हमने बात बोला है ना, वही कि point वो हमें वही- सत्य नहीं बताएगा, तो अब हमें इंक्वायरी करनी जी, चाहिए। जी। भाई उसके घर में उसकी बड़ी बहन भी हो सकती जी, है, जी, जी। चुपचाप जाके पूछे कि बेटा कब से वो कहेगी 5 घंटे, तो उस समय उसको हमें रोकना और टोकना चाहिए कि बेटा तुमने झूठ क्यों बोला, बिल्कुल, हम कल से बिल्कुल। कैमरे लगवा रहे हैं घर में। तो अगर उसको माता पिता का एक डर रहेगा तो कहीं ना कहीं वो डर, कहते नहीं है कि भय बिन प्रीत हो ना गुसाई, जी, तो शायद जी, वो प्रीति बन जाए। आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के हिसाब से? मेरा संदेश युवाओं से, युवा चाहे युवा हो या युवती हो, जो हमारी बच्चियां हाँ। हैं, बेटे हैं, बेटी छात्र छात्राएं। बेटा बेटियां, मैं दोनों बहुत अनुभव है जी जी। पूरे समाज को इसलिए संदेश देंगे जी। गुरुजी, क्योंकि आजकल कई 35 साल के और 50 साल के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, वो रिसेंट में आप अगर देखें, नहीं, वो प्रतिशत है। जी, 2 नहीं, महीने वो का उनका घटना नहीं हो- है। अब उसमें हाँ, जी। जब डीआईजी और दरोगा और इंस्पेक्टर जी, लेवल बिल्कुल, पर बिल्कुल, आत्महत्या हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ जी। कि सामाजिक परिवेश इतना उग्र हो चुका है। ऐसा नहीं, ऐसा विकृत हो गया है जी कि उसमें केवल युवान बच्चे ही नहीं है, जी जी। उसमें आपने जैसा कि है कि अखबारों में आप सब हाँ, हाँ। बहुत बड़ी सभी आत्महत्या उम्र के DIG ने लोग की हैं है, उसमें, सभी और उम्र ऐसे के कई, ऐसा यही नहीं हुआ है, विभिन्न प्रदेशों में हुआ है, जी और विभिन्न प्रदेशों में आत्महत्या। तो जो आप कह रहे हैं, मैं दोनों संदेश देना चाहता हूँ। जी मैं अभिभावकों से या माता पिताओं से तो ये कहना चाहता हूँ, मेरा अपना अनुभव जो है जी कि जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा, मैं इसलिए उस पर आया कि कहीं ये संदेश ना जाए कि आज तक का बुंदेलखंड ने जो है, आज का नहीं, बुंदेलखंड वो में मैंने समझा दिया। बच्चों को मारपीट नहीं, की नहीं, बात वो कर रहे मैंने हैं। समझा दिया ऐसा कि कोई धर्मेंद्र संदेश जी नहीं ये है। कहना चाहते हैं। युवा यदि इसको सुने वीडियो को, तो यहाँ ऐसा कोई संदेश नहीं है। नहीं, हमारा संदेश ये है कि जो आपने बात में कही, वो भी मैं कहना चाहूंगा। आपने कहा कि बच्चा कहता था मैं अभी अभी बैठा हूं। मैं समझता हूं कि प्रत्येक बच्चे को ये समझना चाहिए कि अपने माँ बाप को निश्चित रूप से सही जानकारी दें। जी चाहे स्कूल में कोई समस्या हो, जी सर। आप देखिए आत्महत्या रुक सकती हैं। उसमें जो 3 बातें, मैं एक बात यही कह रहा हूं कि सबसे पहले तो प्रत्येक हमारे बच्चा और बेटा बेटियों की आवश्यकता, युवाओं की 18 साल से क्या 25 साल तक, 25 साल के बाद हम एक मान लेते हैं कि एक प्लॉट हो गया। पहले तो 25 साल तक शिक्षा की व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य जीवन होता बिल्कुल था, सही बात। तो वहां गुरुकुल में पढ़ाते थे। अब गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है। अब हॉस्टल की जो व्यवस्था आई है, वो एक्चुअल समाज से, सच्चाई है कि वो समाज से काटती है बच्चों को। हाँ तो एक तो ये मेरा है कहना कि अपने अभिभावकों से और माता पिता से किसी प्रकार भी झूठ बोलने का काम ना करें। क्यों? क्योंकि जो आपके मन के अंदर जो गहराई चली गई, जो कोई दुख चला गया, कोई कष्ट चला गया, कोई भावनात्मक रिश्ता आपके यहाँ चला गया, जो आप कह नहीं पा रहे हैं और उससे आप उद्विग्न हो रहे हैं और फिर आप आत्महत्या का निर्णय लेते हैं, वो आपका रुकेगा। मेरा बच्चों से कहना है, जी यदि आप स्कूल में कोई घटना घटती है, आप इसलिए नहीं बता रहे, क्या बताना है, वो तो हमारे दोस्तों की घटना है, कभी कभी वो घटनाएं भी बड़ी बन जाती है। दूसरी बात, मैं अब माता पिता से कहना चाहता हूँ, जी, जैसे कि बिल्कुल। मैं, आज मेरी उम्र 68 साल है, जी मैं भी किसी समय उस उम्र से निकला हूँ, बिल्कुल। तो मेरे अपने अनुभव हैं और मैं उन अनुभव पे ये देखूं, हर माता पिता ये देखे। जो आपने अभी धर्मेंद्र जी ने कहा था, मैं उस पे कहना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, 14 साल का है और उस जगह तक पहुंचता है 25 साल तक, विवाह होते होते जब आप उसकी शादी करते हैं या संबंध बनाते हैं, तब तक आप भी तो उसी उम्र से गुजरे हैं। बिल्कुल तो गुजरे। आप ये विचार करिए कि उस समय उस बच्चे को या मुझे क्या आवश्यकता थी। आज हम 12, 13 साल, 14 साल को जो नौजवान है, उसकी क्या दिमाग में आ सकती है बात, क्या उसका मस्तिष्क काम कर रहा है, क्या किस विचार पे उसका ज्यादा चिंतन से उसका IQ लेवल देखना पड़ेगा। उसका देखना पड़ेगा। और जो IQ आप कह रहे थे वो अभी भी देखिए, आपने याद करवा दिया हमें। हम क्या करते हैं, हम अपने स्तर से जोड़ते हैं, हाँ IQ लेवल देखना। हम अपने लेवल पे आ जाते हैं। भाई हम 68 साल के हो गए, मेरे बहुत अनुभव है, उस लेवल पे नहीं आ सकता 14 साल का बच्चा, तो हमें 14 साल के लेवल पे आना पड़ेगा और हमें उससे उसी ढंग से बात भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये आपकी जो बात है वो हो कि उन पर ये दबाव हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हाँ। ये अनुशासन तो होना ही चाहिए, और अनुशासन तो केवल के उसमें नहीं, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पूरी प्रकृति में अनुशासन है। सूर्य समय से निकलता है, सूर्य समय से ढलता है, बहुत बढ़िया। रात समय से आती है, समय से जाती है, हवाएं चलती हैं, मौसम आते हैं। मैं बच्चों से कहूंगा कि वो अपने आप को प्रकृति से सीखने का काम करें, जानवरों से सीखने का काम करें कि वो कैसे अपने जीवन को बड़े सहज ढंग से बिताते हैं।
ये तो युवाओं से मेरा कहना है। एक और मेरा अब शासकीय ढंग से कहना है कि आज महती आवश्यकता हो गई है कि शासन के स्तर पर जहां भी युवक युवतियां हैं, जहां 14 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 5वीं कक्षा तक तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जहां 6वीं कक्षा से बच्चे जाते हैं, नवोदय विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल है या प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल हैं, मैं समझता हूं कि अब आवश्यकता है। और ये चर्चा हुई है देश में, पहले एक बार चर्चा हुई इस बात की कि इस पर विचार किया जाए, सरकार में चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा हुई। अच्छा। लेकिन कहीं राजनीतिक लोग उस बात को फिर जाके नेपथ्य में चली गई वो बात। आज मैं उसको दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, मैं दोहरा रहा हूं कि सरकारें और नेता, राजनीतिक व्यक्ति और समाज के वो व्यक्ति जो अपने आप को प्रमुख मानते हैं, वो चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सामाजिक वाले हो, हाँ, कोई भी हो, अब जरूरत आई है उस युवा वर्ग को इस समय कि हर स्कूल में, कॉलेज में अब एक ऐसा विभाग ही खोला जाए, एक ऐसा विभाग या कोई भी ऐसा व्यक्ति, साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट नहीं, जो समाज और मनोवैज्ञानिक भी हो और सामाजिक भी हो, क्योंकि वही मेरा ये कहना जो प्रथम जो बात आई थी, ये केवल मनोवैज्ञानिक समझ नहीं है धर्मेंद्र जी, इसमें दोनों मनोविज्ञान का रोल, इसमें मनोवैज्ञानिक समस्या का रोल कुछ परसेंट है, 25% है, 75% इसमें सामाजिक समस्याओं का है, जिसमें विभिन्न चीजें आई हैं। आपने देखा आर्थिक की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्थाओं का भी इसमें एक दौर है, वो भी एक समग्र व्यवस्था है, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने, वो भी एक लक्ष्य की एक समस्या है। तो इसमें अब आवश्यकता है, जो मैं आपके चैनल से मांग करता हूं और सरकार की का ध्यान भी आकर्षित करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कि कह रहे थे अभी कि बेटियों ने हमें स्वर्ण पदक ला के दिया, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितना वो युवा वर्ग पर ध्यान दे रहे हैं, अब आवश्यकता है कि केंद्र सरकार इस पर गहन अध्ययन करे। मानव संसाधन मंत्रालय उनके पास है, बिल्कुल है, केंद्र ने बना रखा है, पहले से युवा नेहरू युवा केंद्र खुले थे पहले, अभी शायद वो नेपथ्य में चले गए। वो इसीलिए खोले गए थे कि उनके अंदर खेल की भावना विकसित हो, उनमें सामाजिक भावना विकसित हो, उनमें अपने उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो, उनमें यही सिखाया जाता था। वहां ऐसे गीत गवाए जाते थे जिन गीतों में सामाजिक उद्देश्यों को लेकर के उनकी एक पूरी संरचना तैयार थी। सरकार को चाहिए कि कॉलेजों में, स्कूलों में, खास तौर पर 14 साल से और जो 20 साल का जीवन है, 6वीं कक्षा से 12वीं तक का, वो बहुत ही क्रूशियल जिसको कहते हैं, बड़ी कठिन समय होता है जीवन का, जिसमें कहीं भी वो जा सकता है, भटक सकता है। ये बस अंतिम मेरा संदेश सरकार से और अपने माता पिताओं से, बच्चों बेटियों से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम से? मेरा खास तौर से अभिभावकों को यही संदेश है कि वो बच्चों से उनके मन की बात जाने, क्या वो कर रहे हैं, दिनचर्या उनकी जाने और समय समय पर उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि घर में जो काउंसलर है, बाहर बच्चा बाद में पहुंचेगा, घर में काउंसलर मौजूद है। तो अभिभावकों का ये कर्तव्य है। युवाओं से मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि हर समस्या का हल है, मानव जो देह है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यदि आप आध्यात्मिक, एक मैं भाई साहब की बात में और जोड़ना चाहूँगा कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, साथ में आध्यात्मिक भी, यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और उस संदर्भ में अपने जीवन में, आचरण में उतारा जाए, तो कुछ समस्याओं का हल उन्हें स्वतः ही मिलेगा। जैसे कई ऐसे धर्म गुरु हैं या फिर पुराने जो हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग स्वामी विवेकानंद को या भगत सिंह को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उनका अध्ययन करें, उनके विचारों का अध्ययन करें। हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, एक से एक महान विचारक। उनके विचारों, एक सुभाष चंद्र बोस का तो एक विचार हमारे लिए, हमारे हृदय में अंकित हो गया। कहीं पे हमने सुभाष चंद्र बोस की एक लाइन पढ़ी थी कि कई लोग बोलते हैं ना कहावत में, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहीं पे लिखा है, उनके ये उद्गार हैं कि एक चना भी भाड़ फोड़ सकता है, उन्होंने फोड़ के दिखाया। बिल्कुल सही बात है। वही आगे चले और पीछे उनकी सेना बन गई, वही तो आगे चले ना। तो सोचो, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महापुरुष की अगर आपने एक बात को आचरण में ही उतार लिया, हमें मृत्यु का भाव आया, आत्महत्या करने का भाव आया, उसी समय सोच लिया कि हमारी तो आत्महत्या हो ही चुकी, अब हमें ये जीवन, ये देह है, ये देश के नाम, समाज के नाम हमें समर्पित करनी है, तो हमारी तो आत्महत्या हो चुकी ना।
तो फिर आप है ना बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत तो बढ़िया बस बात। इस ये हमारा संदेश है युवाओं को कि ये सोच ले, और दूसरी चीज ये जरूर अपना करे कि रोजाना नियम से थोड़ा सा योग, थोड़ा सा मेडिटेशन, आध्यात्मिक इसमें रुचि ले। ये सारी समस्याओं का हल है। यदि आध्यात्मिक योग में, ध्यान में आप प्रवृत्त होते हैं तो आपकी मनोदशा बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। क्योंकि मैं योगाचार हूँ, योग सिखाता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा करता हूँ। भाई साहब ने भी बोला कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि सूरज हमारे समय से नहीं उगते, अगर तो आज सोच ले हमें आत्महत्या करनी, आज नहीं हम उग रहे तो संसार ये बिल्कुल पड़ जाएगा, अंधेरे में नहीं हो जाएगा। तो प्रकृति से हमें सीखना है। तो मैं चूंकि योगाचार हूँ और प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, तो युवाओं अपने जनपद, आज अभिभावकों के अलावा, शिक्षकों के अलावा हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। तो मेरी जहां तक सामर्थ्य है मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, भाई साहब की जहां तक है वो निभाएं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है, हम जहां तक कम से कम यहाँ युवाओं को, ललितपुर के युवाओं को कहना चाहेंगे कि आप, क्योंकि आत्महत्या का एक मुख्य कारण डिप्रेशन भी होता है। यदि आपको डिप्रेशन हुआ, यदि आपको कोई बात ऐसी चुभी दिल में, हृदय में घर कर गई, तो मैं उन युवा भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम वो एक बार बताएं। हो सकता है हमारे पास उसका कोई समाधान हो, या हमारे भाई साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी सोशल वर्कर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो उनके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। आपके पास भी, भाई साहब के पास भी है, या आपके कोई भी शिक्षक ऐसे हैं, उनके पास जाके आप अपनी व्यथा बताइए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि उसका समाधान ना हो। हाँ, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि हमें वो चीज चाहिए और वो नहीं मिलेगी, तो उसका भी समाधान, विकल्प है। क्या है वो विकल्प? कि उसको परिवर्तित करना, आध्यात्मिक रूप से उसको परिवर्तित करना। हमें कोई चीज चाहिए और वो नहीं मिल रही, तो उसमें आध्यात्मिक, उसमें इतनी शक्ति है कि हमारा माइंड ऐसा हो जाएगा कि वो हम पूरी जगत में उसको हम अपना मान लेंगे, है ना, वो चीज हम अपनी मान लेंगे। जैसे हमें सोचना, हम तो अभी एक दिन में बन जाए, करोड़पति बन जाए, तो इसका विकल्प ये, करोड़पति कल तो बनेंगे नहीं। इसका विकल्प ये है कि हमने बहुत संसार को या इस दुनिया को अपना मान लिया, ये सब हमारा ही है, ये हमारा है, ये हमारा है, अब सब चीजें हमारी हैं, फिर आत्महत्या का बेकार, अंदर बेकार जो है वो आएगा ही नहीं। तो यही है कि एक बार आप मन में जरूर सोचिए, लेकिन आप अगर ऐसा विचार आता है तो प्लीज ऐसा अपने माँ बाप के लिए एक बार सोचिए, चिंतन करिए कि माँ बाप ने हमें कैसे पाला है, और अगर हम आत्महत्या करते हैं तो इस समाज में, समाज का जो ताना बाना है वो बिखर जाएगा। बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति है, इसलिए आप इसे कहीं ना कहीं शेयर कीजिए और उसका समाधान आपको मिलेगा। और योग, अध्यात्म, ध्यान में आप जरूर रुचि रखिए, इससे आपको आत्मबल मिलेगा। आत्मबल जितना मजबूत होगा, आपकी ये जो नेगेटिविटी है वो उतनी ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जाते जाते मैं एक मूल मंत्र संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब अपने जीवन में जब से पैदा हुए हैं, कभी 25 घंटे नहीं सुने आपने सुना कि 24 घंटे होते हैं जी। तो आज के युवाओं के लिए मूल मंत्र देना चाहता हूं, जो मुझे भी किसी ने दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने 24 घंटे को डिवाइड करना है 3 भागों में, 8, 8 और 8। आपको अपने जीवन को डिवाइड करना है, एक एज, उसके बाद दूसरी एज, उसके बाद तीसरी एज। अगर आप स्कूल लाइफ में हैं तो आप अपनी लाइफ को स्कूल की लाइफ की तरह जिए। जब आप कॉलेज में हैं तो आप अपनी लाइफ को कॉलेज की तरह जिए, और जब आप उसके बाद आगे बढ़े तो आप अपनी लाइफ को उसके बारे में सोचिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सोच लीजिए मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे मुझे अपने एंटरटेनमेंट के काम में देना है, 8 घंटे मुझे सोना है। जब आप 24 घंटे को डिवाइड करेंगे तो आप पक्का मान के चलिए कि आपके मन में हमेशा अच्छे ख्याल आएंगे, क्योंकि जब आप 8 घंटे पढ़ने के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ उस समय पढ़ रहे होंगे। चाहे आप स्कूल के बारे में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप महापुरुषों के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे 24 घंटे में से 8 घंटे मुझे पढ़ाई को देने हैं। अगर आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आप देख लीजिएगा, ज्यादातर ऑफिस का टाइम होता है 10 से 5, लगभग 8 घंटे। तो जब सरकार ने भी इस चीज को निर्धारित, आप किसी स्कूल कॉलेज को उठा के देख लीजिएगा, उस स्कूल और कॉलेज 8 घंटे से ज्यादा कभी ओपन नहीं होता है। लेकिन आप इस मूल मंत्र को समझना नहीं चाहते।
आप चाहते हैं कि बस अगर रात के 9 बजे है भाई, तो रात के 9 बजे सूरज नहीं उगेगा, सूरज 5 बजे ही उगेगा, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको हर वो चीज प्राप्त हो सकती है जो आपने सोचा है, लेकिन उसका एक सही समय आएगा, तब आपको प्राप्त होगी। आप सोचे पहले प्राप्त हो जाए तो आप किसी कीमत पे उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे जितने वक्ताओं ने यहां पर बैठ के चिंता जताई है, उन्होंने अपने बारे में चिंता नहीं जताई है, उसमें समाज के बारे में चिंता जताई गई है, उसमें नए नए बच्चों के बारे में चिंता जताई गई है, और चिंता जताई गई है उन अभिभावकों के बारे में जिन्हें थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। मुझे अपने चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये चूंकि जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक भी 100% जिम्मेदार है। तरक्की की अंधी दौड़ में वो ऐसे भाग रहा है कि उसे ना तो अपने आस का मतलब है, ना पड़ोस का, और अब तो उनको अपने परिवार के बारे में भी पता ही नहीं है कि हमारे परिवार के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये समाज को बहुत ही अंधकार में ढकेलने का काम कर रहा है। तो आपकी हमारी ड्यूटी भी जरूरी है, क्योंकि हम आप अपनी लाइफ जी चुके हैं, और हम अपनी लाइफ जीने के बाद हमने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, तो उन अनुभवों को हमें बांटना होगा और बांटना होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और आज एक सार्थक चर्चा आज के बुंदेलखंड के द्वारा की गई है, और आज के बुंदेलखंड चैनल का यही मोटो है कि बच्चे संस्कारी हों, उनके आचार विचार, उनका व्यवहार, तीनों चीज़ें बहुत अच्छे हों, तभी समाज का निर्माण हो सकता है, तभी देश का निर्माण हो सकता है। बिना इसके देश आगे नहीं बढ़ेगा। दुखी हृदय के साथ मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं आज के युवाओं से कि कृपया अपने माता पिता का जो प्यार है उसको ध्यान में रखें। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हल ना हो। आप बात करें अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, आपकी सारी परेशानियां वो दूर करेंगे। और मेरा परिवार वालों से भी कहना है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को संस्कार दें कि आज ये दिन उन्हें ना देखना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।